गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर ये बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन की 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम बात करेंगे दो चीज की, एक तो ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोसिस से पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन होता क्या है देख लीजिए कि सपोज अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं लेक्चर दे रहा हूं और आप लोग क्या कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरे पास नॉलेज एज कंपेयर टू योर्स, आपके कंपैरिजन में नॉलेज ज़्यादा है, जबकि आपके पास में इस सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा कम है। तो कहने का मतलब क्या है कि लेक्चर मैं दे रहा हूँ आपको, कहाँ पे, जिनके पास नॉलेज नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तो सॉलिड, लिक्विड या गैस, इनमें से किसी भी एक सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की ओर फ्लो होना या ट्रेवल करना या मूवमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ गैसेस, तो गैसेस कहाँ होती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। सपोज आपने यहाँ पे डीओ लगाया, अब जब आप डीओ लगाते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो दूसरों को सूंघने को मिलती है, वो सोचता है क्या मस्त डीओ लगाया है। तो वो स्मेल जो फ्रेग्रेंस थी वो उन तक कैसे पहुंची, वो इसलिए पहुंची क्यों आपने डीओ को लगा रखा है, तो आपके यहाँ पे, आपकी बॉडी पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि आपकी जो सराउंडिंग्स है वहाँ कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट है वही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। और एग्जांपल देखें कि आपकी जो टंकी होती है, टंकी में पानी ज़्यादा होता है, टैप में पानी क्या होता है, कम। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होगी, पानी की मूवमेंट हो जाएगी। तो डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट और फ्लो ऑफ, the movement or flow of substance, solid, liquid or gas from the region of higher concentration to lower concentration is called as diffusion। ठीक है बेटा, डिफ्यूजन क्या होगा, द फ्लो और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कहां से, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उस पोजीशन से जहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो से उस पोजीशन की ओर जहां कंसंट्रेशन कम है, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। आपको क्लियर है। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि एक ही कंटेनर ले लिया हमने, आगे बात समझिए, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन के पार्टिकल ले लिए और यहाँ दूसरी तरफ हमने ले लिया सॉल्वेंट, दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट। दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब यहाँ सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है,
तो ये पार्टिकल इधर भी जा सकते हैं और ये पार्टिकल इधर भी जा सकते हैं। अगर इधर जाएगा आपका सपोज सॉल्यूट, इधर कौन आएगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तो इन सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो फ्लो है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये जो मूवमेंट है वो तब तक होगा जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है। जैसे ही दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, डिफ्यूजन की प्रोसेस रुक जाएगी। क्लियर है? ये था आपका डिफ्यूजन। अभी हम इनके बारे में एक और बात करते हैं, ऑस्मोसिस। दूसरा आता है आपका ऑस्मोसिस। दूसरा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है देखिए, पहले डेफिनेशन देखिए, द फ्लो ऑफ solvent molecule, the flow of solvent molecule from pure solvent to solution through semi permeable membrane is called as ऑस्मोसिस। तो कोई बोल दे आपसे बेटा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जो मूवमेंट है या फ्लो है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, यहां देखिए फ्लो ऑफ गैसेस, फ्लो ऑफ गैसेस में कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर फ्लो हो गया। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, डिफ्यूजन में देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेम्ब्रेन इन डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ फ्लो कौन होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। कहां से? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर। तो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में, कहने का मतलब क्या है कि जहां सॉल्ट जो होता है आपका, जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर। जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर ले लिया और यहाँ पे हम लगा देते हैं बीच में एसपीएम। एसपीएम जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी बताएंगे आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो, एक तो होती है परमिएबल, ऐसी मेम्ब्रेन जो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जाने देती है, जो दोनों पार्टिकल को अपने पोर्स में से पास होने के लिए अलाउ करती है, वो परमिएबल। दूसरा ए परमिएबल। ए परमिएबल जो ना सल्यूट को जाने दे और ना ही सॉल्वेंट को जाने दे, वो होती है ए परमिएबल। और तीसरी जो आती है वो आती है सेमी परमिएबल। सेमी मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि वो कुछ पार्टिकल को चूज करती है और चूज करके उनको अलाउ करती है जाने के लिए। तो जिनको चूज करेगी वो होंगे सॉल्वेंट। अब ऐसा इसलिए होता है, चूज किनको करेगी? ऐसे पार्टिकल जिनका साइज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो पोर है उसके पोर से छोटा हो, वो पार्टिकल इन पोर को क्रॉस करके दूसरी ओर चले जाएंगे। देखिए यहां हमने बढ़ लिया ये सॉल्यूशन, दिख रहा होगा। यहां साइज ऑफ पार्टिकल क्या है? ज्यादा है, बड़ा है। ये सॉल्यूशन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पार्टिकल किसके ले लें अपन? छोटे पार्टिकल।
दिख रहा है, साइज ऑफ पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, एज कम्पेयर टू सोल्यूशन छोटे हैं। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर को क्रॉस कर जाएंगे। ये है प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट यहाँ पे भी है आपका, ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है, तो यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कौन जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएंगे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इसका एग्जाम्पल है रेजिन्स। रेजिन्स जिनको आप बोलते हो किशमिश। अगर किशमिश को आप पानी में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद में किशमिश क्या होगी, फूल जाएगी। फूल इसलिए जाएगी क्योंकि किशमिश के अंदर क्या भरा होता है, शुगर सोल्यूशन, तो पानी कम है, क्योंकि बाहर बकेट जो कप होता है, कप में पानी होता है, तो पानी बाहर से अंदर की ओर ट्रेवल करेगा, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ गए ये बात? देखिए इसको, चलिए अब हम बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है, ए मेम्ब्रेन which allow to pass only solvent molecules from their pores called as semi permeable या selectively permeable मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है वो अपने पोर में से केवल और केवल किसको जाने देती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। उसका रीजन ये है क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पार्टिकल का साइज जो है वो छोटा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एनिमल सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा सेलोफेन, इसके अलावा पर्चमेंट पेपर, ठीक है। इसके अलावा आप आर्टिफिशियली बना भी सकते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड एटसेट्रा। तो ये सब क्या है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कॉपर फेरोसाइनाइड कैसे बनेगा आपका, देखिए ये कॉपर सल्फेट CuSO4 इसकी रिएक्शन कर रही है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, 2 मोल ले लें तो क्या बन जाएगा आपका 2K2SO4 प्लस 2Cu या Cu2 FeCN6। यह है कॉपर फेरोसाइनाइड जो किसका काम करेगी, SPM का। ठीक है, तो हमने ऑस्मोसिस बात कर लिया, हमने डिफ्यूजन बात कर लिया, हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बात कर ली। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर
ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सुन लो पहले। सपोज देखिए, ये आपने ले ली SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये दो पिस्टन लगा दिए आपने, P1 और ये P2, ठीक है। अब यहाँ एक तरफ आपने क्या बढ़ लिया, एक सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन 1, इस तरह आपने ले लिया ये सॉल्वेंट, ये अब ये सॉल्वेंट ले लेते हैं, ये सोल्यूशन ले लिया आपने। ये सोल्यूशन और ये सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये पिस्टन लगा, जब पिस्टन लगेगा आपका तो ये मूवमेंट इधर की होने लग जाएगी, ये पार्टिकल इधर जा रहे हैं तो इसको तो हम बोलेंगे ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। अब इधर से भी एक पिस्टन लगा, एक प्रेशर इधर से भी लगा है, तो ये प्रेशर जो है आपका वो क्या है, ये जो प्रेशर है आपका, अब जब मूवमेंट होती रहती है तो एक टाइम ऐसा आता है, एक कंसंट्रेशन ऐसी आती है जिसके बाद में अब यहाँ से सोल्यूशन साइड से इस एस्पियम की ओर एक प्रेशर लगाएगा, जब ये पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा तो ध्यान दें, जब ये इधर प्रेशर ज़्यादा लग गया तो इस तरफ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस प्रेशर से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होते ही जब अगर P1 ज़्यादा है P2 से, ठीक है, P1 ज़्यादा है P2 से, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल यहाँ से इधर होगा, लेकिन जब P2 की वैल्यू ज़्यादा होगी इससे P1 से, तो मूवमेंट जो है पार्टिकल की वो कहाँ होगा, P2 से सोल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर, तो ये क्या करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल को इधर आने से रोकेगा। तो इस प्रेशर को ही हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है, ठीक है। आगे बात समझिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, osmotic pressure is defined as the excess pressure applied to the solution side which prevent the flow of solvent molecules called as osmotic pressure, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर, तो वो प्रेशर, वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड में लगाया जाता है जिसके कारण से सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की मूवमेंट रुक जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको ये बोलते कि द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which
is used to prevent osmosis is called as osmotic pressure. It is denoted by pi. ठीक है, देखिए इसको। तो कहने का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा या एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड व्हिच प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। की सॉल्यूशन साइड पे लगाने वाला वो एक्स्ट्रा प्रेशर या वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को क्या करते हैं, रोक दे, क्या कहलाता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, उसको डिनोट करते हैं पाई से। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, अब देखिए इसको, ठीक है। अब हम निकालेंगे पाई की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 11th क्लास में आपने गैस लॉ पढ़े हुए, सबने गैस लॉ पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ पढ़े हैं सबने। चलिए तो देखिए तो लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, पहला बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा चार्ल्स लॉ, ये क्या कहता है, जब प्रेशर क्या हो कांस्टेंट तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जब P और T दोनों क्या हो कांस्टेंट हो तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो तीनों को एक साथ लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। प्रोपोर्शन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा कांस्टेंट, तो V इज इक्वल्स टू R। NT अपॉन P, R क्या है, गैस मोलर कांस्टेंट। आगे बात समझिए। तो रिलेशन क्या आ गया, PV बराबर nRT। कौन सा इक्वेशन आ गया आपका, आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो पाई, तो ये ऐसे लिखोगे आपका पाई V इज इक्वल्स टू nRT। हाँ है ना, पाई V इधर लेके आऊं तो n अपॉन V,
RT, N है नंबर ऑफ मोल्स विच इज डिजोल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, क्या कहलाता है, मोलरिटी या कंसंट्रेशन। तो C या M इज इक्वल्स टू M अपॉन V, तो पाई इज इक्वल्स टू CRT। यस और नो कर सकते हैं। C क्या है, कंसंट्रेशन, C क्या है, कंसंट्रेशन या मोलरिटी, R क्या है, गैस मोलर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0.0821 ATM लीटर केल्विन इनवर्स। ठीक है, ठीक है बेटा। मोल, T क्या है, टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है वो किस में आएगा, केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करना आता है आपको, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन कर सकते हैं। तो पाई की जो यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ पाई वो आएगी ATM। यूनिट ऑफ पाई क्या आएगी आपके पास, ATM निकल के आएगी। अब यहां से अगर हमें मोलर मास निकालना हो, निकाल सकते हैं। तो मोलर मास या रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, देखिए पाई बराबर क्या होता है बेटा, N अपॉन V R इंटू टी। V वॉल्यूम लीटर में है, ठीक है। अब N नंबर ऑफ मोल्स, और N B अगर बात करें, B की बात करें, क्योंकि सॉल्यूट होता है आपका B, तो वो होता है WB अपॉन MB, मास अपॉन मोलर मास। वैल्यू रखें तो पाई इज इक्वल्स टू WB इंटू R इंटू टी अपॉन MB इंटू VS। अगर ml में है तो किसका डिवाइड करेंगे, 1000 का। ठीक है, हो गया। MB मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास MB बराबर WB इंटू R इंटू टी अपॉन पाई इंटू VS हो जाएगा, कर लोगे। देखिए इसको, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस के बेसिस पे सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो माने इक्वल, टोन माने कंसंट्रेशन। तो अगर दोनों साइड में कंसंट्रेशन इक्वल है तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहीं पे होगा ही नहीं। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो C1 इज इक्वल टू C2, ठीक है, या फिर आप बोलते हो पाई1 इज इक्वल टू पाई2। तो C1 इज इक्वल टू C2। C1 क्या होता है, N1 अपॉन V1, N2 अपॉन V2, या W1 अपॉन M1 इंटू V1 बराबर W2 अपॉन M2 इंटू V2। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जहां कंसंट्रेशन या जहां ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हाइपोटोनिक
ऐसे सोल्यूशन जहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो या कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो पाई 1 लेस देन पाई 2, तो कंसंट्रेशन कम कहाँ है, यहाँ, यहाँ ज़्यादा है आपका। ठीक है, समझ आई बात। तो यहाँ से इधर के मूवमेंट होने लग जाएगा आपका। तीसरा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, फिर पानी बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, समझ आई बात। तो यहाँ पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, क्लियर है। ठीक है, फिर उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन जैसे देखा होगा आपने कि विल्टेड फ्लावर, जो मुरझाए हुए फूल हैं, उनके अगर पानी हम डाल दें तो वापस से खिल जाते हैं। क्यों? ऑस्मोसिस के कारण से है। इसके अलावा देखा होगा आपने कि जो अचार है आपका, ठीक है, तो अचार के जो पिकल होते हैं उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन लगा देते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाएगा और वो काफ़ी लंबे समय तक तरोताज़ा रहती, कभी लंबे समय तक खराब नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा रेजिन्स का आपने एग्जाम्पल देखा ही। इसके अलावा देखा होगा कि ब्लड में जो नॉर्मल सलाइन होता है, नॉर्मल सलाइन क्या होता है, 0.9% W/V NaCl सोल्यूशन, ये हमारे ब्लड के लिए आइसोटोनिक है। तो अगर ये सलाइन हमारे ब्लड में चलाया जाता है वेन्स के थ्रू, तो हमारी आरबीसी ना तो फूलेगी ना ही सिकुड़ेगी। लेकिन अगर 0.9% W/V ये आइसोटोनिक, इससे कम है, सपोज 0.8% W/V, तो ये हो गया हाइपोटोनिक। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर ये चला दिया, ठीक है, तो आरबीसी में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो लोअर से हायर की ओर मूव करेगा, तो आरबीसी फूल जाएगी। यहाँ नाइदर स्वेल्ड नॉर श्रिंक, यहाँ पे आरबीसी गेट स्वेल्ड। अगर 0.9% ज़्यादा है, 1.0% W/V कर दूं NaCl, ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। तो बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज़्यादा है, तो आरबीसी से बाहर की ओर आएगी, देन आरबीसी विल श्रिंक। आगे बात समझिए। फिर एक इसका है कि मोलैरिटी को यहाँ यूज किया जाता है, मोलैरिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मोलैरिटी की जगह पे मोलैरिटी का यूज करते हैं, मोलैरिटी का। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर है तो उसके लिए मोलैरिटी मेजरेबल नहीं होती है, इसलिए मोलैरिटी का यूज़ किया जाता है और उसका यूज़ करके हम मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो इंस्टीड ऑफ मोलैरिटी in osmotic pressure molarity is used because it is measurable for very dilute solution। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोलैरिटी मेजरेबल होती है। तो वी कैन कैलकुलेट मोलर मास
of macromolecules with the help of osmotic pressure। ठीक है, अगली बात समझिए, देख लीजिए। लास्ट पॉइंट आता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि अगर P2 इक्वल्स टू पाई के, तो ये क्या करेगा आपका, इसको इनकी मूवमेंट को इधर आने से रोक देगा। ठीक है, इधर आने से रोक देगा। लेकिन अगर ये जो P2 है, अगर P2 की वैल्यू ज़्यादा हो किससे, पाई से, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये इधर से सॉल्वेंट को आने से रोक भी देगा और यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल को इधर की ओर भेजने लग जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो व्हेन द प्रेशर applied in solution side is greater than the osmotic pressure, then solvent molecule flow from solution to pure solvent through semi permeable membrane. This process is called as reverse osmosis। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड इन desalination ऑफ सी वाटर। सी वाटर को फ्रेश वाटर में बदलने के लिए काम में लेते हैं। तो आरओ में जो एसपीएम बनती है वो किसकी बनती है? इन आरओ एसपीएम इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने बात किया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इनके बारे में बात की। ठीक है, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट चैप्टर या लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचता है एब्नॉर्मल मोलर मास और वॉन ऑफ फैक्टर, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें केमिस्ट्री मैनिया में। मैं राकेश कुमार सोनी, थैंक यू।